नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों एवं प्रशिक्षुओं। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरिघाटमपुर कानपुर। आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधन में कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर प्रबंधन, पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें प्रबंधन, शिक्षक संदर्शिकाओं प्रबंधन, शब्दकोश का प्रयोग एवं इनका प्रबंधन, इस विषय को बताएंगे। तो आपको हमने लर्निंग कॉर्नर और शिक्षक संदर्शिकाएं हम पहले ही बता चुके हैं, तो अन्य चीजें आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका कक्षा कक्ष का प्रबंधन। तो कक्षा कक्ष आप जैसा जानते हैं कि हमारी गुरुकुल कालीन से ही जो है कक्षा कक्षों का प्रबंधन किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि कक्षा में एक लाइन से बैठना, उचित आसन पर बैठना, कक्षा कक्ष की सफाई, गुरु के स्थान की ऊंचाई और उसकी सफाई इत्यादि सभी सब कक्षा कक्ष प्रबंधन में आ जाता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होती है और छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील रखने की व्यवस्थाएं भी इस संप्रत्यय में सम्मिलित हो गई हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सामान्य अर्थ में अगर बात करते हैं तो कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरणों एवं उसकी भौतिक व्यवस्था से होता है। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का संबंध कक्षा कक्ष की भौतिक व्यवस्था एवं मानवीय व्यवस्था से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। कहने का तात्पर्य है कि जो है कक्षा कक्ष में जितने सारे सामान फर्नीचर्स आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लिया जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों की दार्शनिकों की परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले आती है, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा था कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का आशय कक्षा के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक एवं विधिक प्रबंधन से, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाया जा सके। इन्हें कहने का तात्पर्य है कि जितने सारे भौतिक मतलब फर्नीचर जो भी चीज़ें हैं वो प्रबंधन और मानवीय संसाधन जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आज सभी के जो है मनोवैज्ञानिक एवं विधिक जो है वैज्ञानिक प्रबंधन से होता है। डॉक्टर ए बरौलिया के अनुसार होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का संप्रत्यय शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शैक्षिक पर्यावरण या वातावरण का निर्माण करना है, जिससे अध्यापक द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष के बारे में आपने जाना। तो अब कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो उद्देश्य में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, जिससे छात्र कक्षा में प्रवेश करते ही अध्ययन के लिए प्रेरित हो। जैसे आप कक्षा बनाते तो कक्षा में चार्ट, मॉडल और कुछ चीज़ें जो है आकर्षक चीज़ें लगाइए, जिससे छात्र का जो है रुचि लगता रहे। दूसरा, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। तीसरा, कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी लाभान्वित हो सके। अगला, कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिससे कि प्रबंधन प्रक्रिया का चौमुखी विकास हो सके। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कक्षा कक्ष में हो और जितने सारे तत्व हों वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कराएं, जिससे जो है छात्रों का और प्रबंधन का प्रमुख चौमुखी विकास हो। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना है तथा इसको उच्च स्तरीय गति प्रदान करना है। अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों को किया जाता है। सबसे पहले कि उचित आकार, किसी भी कक्षा का हो तो उचित आकार होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना, छात्रों के अनुरूप उसको होना चाहिए। दूसरा, उचित प्रकाश, कक्षा में जो है प्रकाश जो है आसानी से छात्रों को ऊपर मिलता रहे और बोर्ड भी आसानी से
दिखते खिड़की हो, दरवाजे हो, इनकी पर्याप्त और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, जिससे हवा आती जाती रहे और प्रॉपर प्रकाश आता रहे। उचित बैठक व्यवस्था फर्नीचर और उनकी आयु वर्ग के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों को आगे बिठाइए, बड़े बच्चों को पीछे बिठाइए। तो इस प्रकार से अनुशासन भी बहुत जरूरी है। कक्षा में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्ष में पूर्णतः अनुशासन की स्थिति नहीं होगी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अतः एक आदर्श कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी छात्र अनुशासन में रहें। अगला है वातावरण। तो कक्ष का जो वातावरण हो वो पूर्णतः शैक्षिक होना चाहिए। कक्षा में प्रवेश करते ही इस प्रकार का अनुभव हो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता है। और आधुनिक उपकरण हो तो बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग हो, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर है, चार्ट है, मॉडल है ना, दूरदर्शन है, OSP है, चलचित्र है। इस प्रकार से हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और उचित शिक्षण विधियां, आप जानते हैं सारी शिक्षण विधियों को पढ़ा है, तो छात्रों के अनुसार देख लें जितना से अच्छा शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकें वो आप उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र सहभागिता। कक्ष प्रबंधन में छात्रों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। छात्र अगर एक्टिव होंगे तो जो है ज्ञान जो है और पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था, इसमें क्या है कि प्रत्येक छात्र के साथ समानता का व्यवहार करें और जिस प्रकार जैसा छात्र हो उसको उसी प्रकार से जो है रुचि के अनुसार लचीलापन व्यवहार रखें। फीडबैक, नेक्स्ट है फीडबैक बात करते हैं तो फीडबैक में जो है छात्रों का अवश्य फीडबैक देते रहें, पृष्ठ पोषण अवश्य देते रहें, जिससे छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। तो पृष्ठ पोषण से क्या होता है, अधिगम में स्थायित्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा जो है कक्ष प्रबंधन। अब आता है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन। शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं। तो TLM जिसे कहते हैं, तो जो आप बनाते हैं चार्ट, मॉडल, OSP, प्रोजेक्टर है ना, ये सब जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले के ज़माने में ज़्यादातर टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध नहीं होता था। आजकल आप जानते हैं कि टीचर वीडियो के माध्यम से दिखा सकता है ना, चार्ट के माध्यम से दिखा सकता है। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो छात्र जो है बिल्कुल मूक दर्शक की बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप उसमें TLM का प्रयोग करेंगे तो छात्र का जो ज्ञान होगा अधिक स्थायी होगा और प्रभावशाली होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, इनकी कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए। प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के अंतर्गत इसके निर्माण, उपयोग एवं रखरखाव के साधनों पर विचार किया जाता है तथा इसके लिए प्राप्त धन के सदुपयोग पर प्रकाश डाला जाता है। RK शर्मा के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन का आशय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के सर्वोत्तम प्रयोग से है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो जितना अच्छा शिक्षण अधिगम सामान जो है सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन द्वारा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है जिससे कि इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि के सदुपयोग पर विचार किया जा सकता है। कम धन में अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण सामग्री निर्मित की जा सके। लो कास्ट नो कास्ट, अगर लो कास्ट से बने तो अच्छा है और नो कास्ट हो तो बहुत ही अच्छा है। तो जितना कम से कम रुपए में या न लागत में जो है आप अगर TLM बना सके तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सरकार जो है 2000 रुपये TLM के हर साल देती है। अगला पॉइंट आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन का प्रमुख रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना जिससे छात्र इस सामग्री के प्रयोग से अध्यापन में रुचि ले सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन से इस सामग्री के सर्वोत्तम प्रयोग की विधियों को विकसित किया जा सकता है
जिससे इनके प्रयोग में कोई दोष न रहे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य अधिगम को स्थायित्व प्रदान करना होता है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होगी और प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। तो इस प्रकार से शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो जो है आप जो है बनवा कर अच्छी जगह रखें और उसका पूरा प्रबंधन रखें कि कहीं उसमें चूहे न कुतर जाएं, कहीं उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न लग जाए, दीमक न लग जाए, तो उसका प्रॉपर जो है प्रबंधन करें, ठीक है ना। नहीं तो 1 साल बाद वो खराब हो जाएगी। आप इसको जो है प्रॉपर जगह पर रखें जिससे नेक्स्ट ईयर भी उसका प्रयोग किया जा सके। अब प्रबंधन की भूमिका की बात करते हैं तो क्रय की गई शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन, जो क्रय की जाती है, खरीदी जाती है, तो जो इस प्रकार की अधिगम सामग्री होती है नियमित रूप से उसकी सफाई का प्रबंध होना चाहिए जिससे समय समय पर उसका उपयोग किया जा सके। क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें प्राप्त होने वाली धनराशि तथा क्रय की गई वस्तु की खर्च के लिए धनराशि की विवरण दिया जाए। क्रय की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में शिक्षक को सामान्य जानकारी होनी चाहिए जिससे वो उसको खराब होने पर ठीक कर सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखने के लिए भंडार कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए जिसको उसको प्रयोग के बाद उस स्थान पर रखा जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग प्रत्येक कक्षा में इस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए जिससे उसका प्रदर्शन करने में कोई असुविधा न हो। तो इस प्रकार से जो आप बाजार से या मार्केट से क्रय करके लाते हैं उसको प्रॉपर प्लेस पे रखिए, अच्छे ढंग से रखिए, सफाई करते रहिए, देखभाल करते रहिए और समय समय पर प्रयोग करते रहिए। आता है स्वनिर्मित, जो आप चार्ट मॉडल फ्लैश बोर्ड बनाते हैं तो ये स्वनिर्मित के अंतर्गत आती है। तो इसमें भी आप जानते हैं शिक्षक हमारे राहुल नंदन सर काफ़ी आपको कला सिखाते हैं, तो आप भी काफ़ी जब टीचिंग लर्निंग करने जाते हैं तो काफ़ी कुछ बनाते हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे बनाना चाहिए और प्रॉपर उसको सुरक्षित जगह रखना चाहिए। साथ ही पर्यावरण शिक्षा अधिगम सामग्री जो पर्यावरण से प्राप्त होती है तो पर जो विद्यालय प्रांगण का जो होता है आकार बड़ा होना चाहिए इसमें वृक्ष एवं पौधे लगाए जा सके। विद्यालय में छात्रों की पर्यावरण संतुलन के बारे में बताया जाना चाहिए जिससे छात्र अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर शिक्षण अधिगम सामग्री के संरक्षण में सहयोग दें, है ना। तो इस प्रकार से पर्यावरण में जो है काफ़ी फूल पत्ती इत्यादि सब लगाएं जिससे आपको कोई पेड़ पौधा पढ़ाना है तो आप उनको ले जाइए और उसको बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुस्तकालय प्रबंधन। तो पुस्तकालय प्रबंधन हम जानते हैं कि पुस्तकें स्कूल में आती हैं। आपके प्राइमरी स्कूल अगर बात करते हैं तो सरकार निःशुल्क पुस्तकों का वितरित करती है, तो पुस्तकों का भी प्रॉपर प्लेस पर स्थान पर रखा जाए, है ना। कहा गया है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाड़ी संस्थान है और पुस्तकालय उसका हृदय है। ये नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है। अतः पुस्तकालय को विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है। पुस्तकालय को बौद्धिक एवं साहित्यिक अभ्यस्त का ज्ञान भी माना जाता है। कार्लाइल ने जो है परिभाषा दी थी कि पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विज्ञान है। तो जो भी पुस्तकें आपको कहीं से मिले अपने स्कूल के किताब जो है एक कार्नर बना लीजिए, पुस्तकालय का जगह बना लीजिए, वहाँ पर रखिए और उसके भी प्रॉपर सफाई, दीमक, चूहे आदि को देखें कि वो प्रॉपर जगह प्लेस करते रहें और सफाई की व्यवस्था करें। तो उद्देश्य क्या है, तो क्यों रखा पुस्तकालय प्रबंधन चाहिए तो छात्रों में पढ़ने एवं स्वाध्ययन की आदत का निर्माण करना चाहिए। छात्रों के विधिक साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्था करना चाहिए। छात्रों में स्वस्थ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए। छात्रों के ज्ञान को व्यापक बढ़ाने के साधन जुटाते चाहिए। छात्रों में विभिन्न रुचियों का विकास करना चाहिए। बौद्धिक कार्य करने का साहस करना। छात्रों में शब्द को संदर्भ पुस्तक आदि का उचित प्रयोग करने कुशलता का विकास करना चाहिए। शिक्षकों के उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था करना चाहिए। छात्रों के सहयोग की दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। छात्रों को अपने नागरिक दायित्व को समझने के योग्य बनाना चाहिए। छात्रों को अध्यापकों के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्राप्त करने का साधन प्रदान करना। छात्रों को स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन करने का प्रशिक्षण। इस प्रकार से पुस्तकालय के जो है कुछ उद्देश्य होते हैं
और पुस्तकालय प्रबंधन के उपाय। तो आपको बताया कि पुस्तकालय की जो व्यवस्था हो तो प्रॉपर सुनियोजित ढंग से हो, और जो अलमारी हो, रैक्स हो, है ना, जिससे जो है छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। और छुट्टियों में भी छात्रों को जो है पुस्तकों के पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्र इससे पढ़ सकें। पढ़ाई के समय कुछ लाइब्रेरी पीरियड भी होने चाहिए जहाँ से पुस्तकें पढ़कर छात्र कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें। और इस प्रकार से पुस्तकालय प्रबंधन होता है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की। तो पाठ्य पुस्तकों की जो है वो जो है शिक्षक कुछ पाठ्य पुस्तकें छात्रों को दिखाने के लिए कक्षा में ले जाए। प्रायः विद्यालयों में देखते हैं कि शिक्षक इस भ्रम में रहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों को कक्षा में ले जाने से पहले क्या दिखाना है। तो यहीं पर उनका भ्रम तब टूटता है जब वो प्राथमिक कक्षाओं में पारंपरिक रूप से पाठ को पढ़ाते हैं और बालक अरुचि से सुनते या लिखते हैं। जब प्राथमिक कक्षाओं की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक विभिन्न क्रियाओं के साथ पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसमें अलग अलग स्थानों पर प्रश्नोत्तर देकर बालकों को कुछ कार्य कराने के अवसर प्रदान किए गए। पाठ्य पुस्तकों में 4 रंगों के चित्र दिए जाते हैं जो स्वयं में भी पठन सामग्री। अभ्यास के लिए विविध प्रकार के प्रश्न, प्रोजेक्ट आदि कार्य दिए जाते हैं। तो इन पाठ्य पुस्तकों में इन समस्त क्षेत्रों के प्रस्तुतिकरण को भली बात समझने के उपरांत ही कक्षा शिक्षण करना होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों का भी इस प्रकार प्रबंधन आप करें कि जो है वो भी खराब ना हो और ध्यान से रखा जाए, विषय वस्तु जो हो उनकी मानसिक स्तर के अनुकूल हो, अध्ययन में रुचि लायक हो, और प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के 10-10 सेट पुस्तकों के अवश्य होने चाहिए, जिससे कि उनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके। छात्रों में पाठ्य पुस्तक खो जाने पर, फट जाने पर, है ना, या बुक बैंक से छात्रों को नवीन पुस्तक प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों को पाठ्य पुस्तक पर कवर चढ़ाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए निर्देश प्रदान करना चाहिए, जिससे वे पूरे सत्र तक अच्छी व्यवस्था में रख सकें। पाठ्य पुस्तकों को समय समय पर संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनमें समसामयिक घटनाओं उदाहरणों को सम्मिलित किया जा सके। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण एवं प्रबंधन की समिति का गठन करना चाहिए, जो विद्यालय स्तर से चलकर प्रदेश स्तर तक हो, है ना। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में सब छपाई, चित्रों का स्वरूप, प्रयुक्त कागज का विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप आदर्श होना चाहिए, है ना। प्रत्येक विद्यालय में जो रैक लकड़ी की या लोहे की अलमारी में रखना चाहिए, जिससे पुस्तकें सुरक्षित रह सके। और सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। दीमक और झींगुर आदि उसमें लग जाते हैं, जिससे वो काट डालते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शब्दकोश का प्रबंधन। शब्दकोश का जो है डिक्शनरी जिसे कहते हैं, डिक्शनरी का भी जो है छात्रों का उपयोग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो छात्रों को नहीं आती हैं, डिक्शनरी के द्वारा जो छात्र बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और डिक्शनरी हिंदी वाली आप जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अंग्रेजी वाली, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हिंदी वाली, जिस क्रम में हो आई क्रम में होती हैं। तो छात्रों को इसको सीखना और दिखाना चाहिए, जिससे छात्र किसी क्लिष्ट जो है शब्द को ढूंढ सके। तो शब्दकोश की प्रबंधन का जब बात करते हैं तो बहुत ही आवश्यक है शब्दकोश का प्रबंधन। तो जिस प्रकार से पुस्तकों का प्रबंधन करेंगे, वैसे ही शब्दकोश का प्रबंधन भी होना चाहिए। शब्दकोश की जो है छपाई, कागज उत्तम होना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश स्थायी होता है और लंबे समय तक छात्र उसको प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्दकोश में पाठ वस्तु शब्दों को समाहित करते हुए अन्य सामान्य शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए उसमें ना। छात्रों के कक्षा के स्तर, मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। शब्दकोश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्दकोश को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। शब्दकोश अतिरिक्त विषयगत शब्दकोशों की व्यवस्था भी छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो शब्दकोश को समय समय पर संशोधन करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार जानते हैं शब्दकोश को अंग्रेजी डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी जो है शब्दकोश को सुरक्षित लिखने, कीटनाशक दवाइयों, गोलियों का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे उनको दीमक और चूहे से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं शब्दकोश के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके उत्तर आप दीजिएगा। पहला प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का क्षेत्र क्या हो गया? संकुचित, व्यापक, सामान्य, महत्व। तो वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का जो है क्षेत्र है, आजकल देखते हैं कि जल्दी से उत्तर दीजिए, बताइए।
तो व्यापक हो गया है। दूसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन का आशय कक्षा के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के विधिक प्रबंधन से है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाया जा सके। ये कथन किसका है? अभी आपको एक परिभाषा बताई है तो आपको उत्तर आता होगा, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तथ्य कक्षा कक्ष प्रबंधन से संबंधित है? उचित आकार, उचित प्रकार, अनुशासन और उपरोक्त सभी। तो आपको आता होगा, इसमें जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से दीजिए। वेरी गुड, जिसने दिया। तो इसका द ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। और चौथा क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिगम स्तर में वृद्धि, शिक्षण एवं सामग्री का सदुपयोग, छात्रों की क्रियाशीलता में वृद्धि, शिक्षण कुशलता में वृद्धि। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए बा विकल्प देखिए, शिक्षण एवं सामग्री का सर्वोत्तम प्रयोग। इस प्रकार से आपने आज जो है इतना सारा प्रबंधन जाना समझा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।